हमारा सेकेंड पोस्टुलेट है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, संकारक की अभिधारणा। संकारक की अभिधारणा, ठीक है। संकारक क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में? अभी हम लोगों ने देखा वेव फंक्शन के बारे में। वेव फंक्शन क्या करता है, ये जो है पूरे सिस्टम की जो है वो जानकारी अपने पास रखता है, ठीक है। जो वेव फंक्शन साइन होता है वो पूरी जानकारी, सिस्टम की पूरी जानकारी जो है वो अपने पास रखता है। लेकिन किसी सिस्टम में अगर हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कोई कैलकुलेशन करते हैं, तब उसका रिजल्ट क्या आएगा ये हम लोग ऑपरेटर से देते हैं, ठीक है। उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है वो हम लोग ऑपरेटर से देते हैं। क्वांटम, जो हम लोग का क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन है, ठीक है, वो अपने आप में क्या कंप्लीट है, लेकिन उससे रिजल्ट हम लोग को नहीं मिल पाता, उससे हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं तब उसका रिजल्ट क्या आएगा ये जो है हमें ऑपरेटर से पता चलेगा, ठीक है। ऑपरेटर क्या क्या होते हैं? क्वांटम क्वांटम यांत्रिकी में भौतिक मापन के लिए, भौतिक मापन यानी कि फिजिकल मेजरमेंट के लिए, फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट के लिए संकारक या ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग को कुछ कैलकुलेशन करना है तब हम लोग ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। ऑपरेटर का प्रयोग ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? ऑपरेटर का यूज करेंगे। ऑपरेटर या संकारक क्या होते हैं? ये गणितीय नियम होते हैं, गणितीय नियम या अभिक्रियाएं होती हैं, या संक्रियाएं बोलना चाहिए, अभिक्रियाएं नहीं। गणितीय नियम या संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशंस, गणितीय नियम, ठीक है, मैथमेटिकल लॉ या फिर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस होते हैं जो किसी भौतिक राशि से संबंधित होते हैं, जो किसी भौतिक राशि से संबंधित होते हैं। जैसे कि किसी निकाय पर प्रेक्षणों अथवा मापन द्वारा प्राप्त भौतिक राशियों को ऑब्जर्वेबल कहा जाता है। एक वर्ड आता है ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल्स, ठीक है। या फिर इसे हम लोग बोलते हैं प्रेक्षित राशि, ऑब्जर्वेबल्स, प्रेक्षित राशियां, प्रेक्षित राशियां क्या होता है? किसी निकाय पर प्रेक्षणों अथवा मापन द्वारा, किसी निकाय पर अगर हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं, किसी निकाय पर प्रेक्षणों या मापन
द्वारा प्राप्त भौतिक राशियों को प्राप्त भौतिक राशियों को ऑब्जर्वेबल कहते हैं। ठीक है, प्राप्त भौतिक राशियों को ऑब्जर्वेबल बोलते हैं। ऑब्जर्वेबल्स कहा जाता है। ऑब्जर्वेबल कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेबल जैसे कि हम लोग का मोमेंटम एक ऑब्जर्वेबल हो गया। ठीक है, क्या बोलना चाहिए, एनर्जी एक ऑब्जर्वेबल हो गया। ये सब जो है वो ऑब्जर्वेबल होते हैं। ठीक है, भौतिक राशियाँ। और हर ऑब्जर्वेबल का एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, प्रत्येक ऑब्जर्वेबल से संबंधित एक संकारक होता है। एक संकारक होता है। ठीक है, ये तो क्या बोलना चाहिए, ऑपरेटर के बारे में थ्योरी था। अब देखो एक्चुअली में ऑपरेटर जो है वो होता क्या है। ऑपरेटर एक गणितीय फलन होता है ए कैप। ठीक है, ए कैप क्या है, एक ऑपरेटर है। अगर इसे हम लोग किसी फलन साइन एक्स में अगर ऑपरेट करते हैं तब हमें एक फलन क्या मिलता है, फाई ऑफ एक्स मिलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ए कैप हम लोग का क्या है, डी बाई डी एक्स है। ठीक है, ये हम लोग का एक ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्स मान लेते हैं हम लोग का साइन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तब ए कैप साइन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, ये ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ये होता है हम लोग का फाई ऑफ एक्स, एक दूसरा फलन। यानी जब ऑपरेटर एक फलन साइन ऑफ एक्स पर ऑपरेट होता है, ठीक है, तब हमें कोई दूसरा फलन फाई ऑफ एक्स मिलता है। ठीक है, अगर ऑपरेटर ए साइन ऑफ एक्स पे यहाँ ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, जो कि एक्स स्क्वायर है, इस पर ऑपरेट होने के बाद हमें क्या मिलता है, 2x मिलता है, जो कि फाई ऑफ एक्स है। तो ये ए होता है हम लोग का ऑपरेटर। ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी जो है क्या बोलना चाहिए, गणितीय फलन हो सकता है। ठीक है, या कोई गणितीय नियम हो सकता है, कोई गणितीय संक्रिया हो सकता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग अवकलन समाकलन। ठीक है, प्रतिलोम, ये कुछ भी जो है वो हो सकता है। तो ये होता है ऑपरेटर, लेकिन ये हमेशा किससे संबंधित होगा, एक ऑब्जर्वेबल से संबंधित होगा। ठीक है, एक भौतिक राशि से जो है वो संबंधित होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर के बारे में लिखा देता हूँ। अच्छा, इससे पहले ना ऑपरेटर के कुछ नियम देख लेते हैं। जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स रैखिक होते हैं। रैखिक या लीनियर होते हैं। रैखिक या लीनियर होने का मतलब क्या है, अगर हम लोग के पास ए ऑपरेटर ए है, जिसे हम लोग साइन 1 ऑफ एक्स प्लस साइन 2 ऑफ एक्स पर ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तब इसे हम लोग इस टाइप से ऑपरेट कर सकते हैं, साइन 1 ऑफ एक्स पर भी ऑपरेट कर सकते हैं और साइन 2 ऑफ एक्स पर अलग अलग जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है, और एक वेव फंक्शन है साइन ऑफ एक्स, तो इसे हम लोग ए साइन ऑफ एक्स, ए कैप साइन ऑफ एक्स और बी कैप, यहाँ पे कैपिटल लेटर के ऊपर में अगर कैप लगा हुआ हो तो समझ आना कि वो क्या है, ऑपरेटर है। बी साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये इस टाइप से इसे लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑपरेटर का एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, क्रम विनिमयक। क्रम विनिमयक, या इसे हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर, या कभी कभी बोला जाता है कम्यूटेटर ब्रैकेट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे जो है हम लोग ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे दो हम लोग के पास
ऑपरेटर हैं, एक ए कैप है और एक बी कैप है, तब इनका कम्यूटेटर क्या हो जाएगा, ए कैप बी कैप हो जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कम्यूटेटर हमें क्या बताता है, कम्यूटेटर ये बताता है कि ये जो ऑपरेटर हैं वो कम्यूट करेंगे, यानी क्रम विनिमय होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अगर ए और बी क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय अगर होते हैं, ठीक है, यानी कि ए कैप बी कैप इक्वल टू बी कैप ए कैप, तो इस केस में ये बी कैप ए कैप की जगह ए कैप बी कैप रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब कम्यूटेटर ब्रैकेट ए कैप बी कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, इसे याद रखेंगे कि यदि कम्यूटेटर ब्रैकेट ए और बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो होता है तो ये जो है कम्यूट करते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग कम्यूट कर सकते हैं, ए कैप बी कैप का जो वैल्यू है वो बी कैप ए कैप के बराबर होगा। और यदि ए कैप बी कैप मतलब ए कैप बी कैप क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, देखो ए कैप बी कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप, और इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ए कैप बी कैप का कम्यूटेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखेंगे। ये होता है हम लोग का कम्यूटेटर ब्रैकेट। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, आइगन मान, आइगन मान एवं आइगन सदिश। आइगन मान एवं आइगन सदिश। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोग को एक चीज़ के बारे में बता देता हूँ ताकि चीज़ों को आपको समझने में आसानी हो। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग तीन तरह के नोटेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तीन तरह के जो है वो नोटेशन होते हैं। एक होता है श्रोडिंजर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक क्या होता है डिराक, जो अभी पढ़े थे, डिराक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और एक होता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, या इसे श्रोडिंगर पिक्चर भी बोलते हैं, इसे डिराक पिक्चर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स पिक्चर बोलते हैं। सबसे पहला देखो, श्रोडिंगर पिक्चर में हम लोग वेव फंक्शन को साइन ऑफ एक्स, ठीक है, फाई वन ऑफ एक्स, फाई टू ऑफ एक्स, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और डिराक में हम लोगों ने देखा कि डिराक में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिराक में हम लोग लिखते हैं कैट साइन, कैट फाई वन, ठीक है, या कैट वन, इस टाइप से लिखते हैं, केट टू लिख देते हैं इसको, केट टू, इस टाइप से जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, डिराक नोटेशन में, केट टू। जबकि मैट्रिक्स में ये सब क्या होते हैं, कॉलम ए वन ए टू, ठीक है, ए वन ए टू, ये बी वन बी टू, इस टाइप से कॉलम वेक्टर होते हैं। ठीक है, या थ्री सी वन सी टू सी थ्री, इस टाइप से ये क्या होते हैं, ये सब कॉलम वेक्टर्स होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो श्रोडिंगर पिक्चर में हम लोग क्या करते हैं, वेव फंक्शन को साइन एक्स, फाई एक्स और फाई टू से, फाई टू एक्स से, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि डिराक नोटेशन में इसको कैट साइन, कैट फाई, कैट टू, इस टाइप से लिखेंगे। और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉलम वेक्टर के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, श्रोडिंगर पिक्चर में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को कैसे लिखते हैं, साइन स्टार ऑफ एक्स,
ठीक है, फाई वन स्टार ऑफ एक्स, फाई टू स्टार ऑफ एक्स, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन डिराक नोटेशन में हम लोग कैसे लिखते हैं? डिराक नोटेशन में हम लोग लिखेंगे इसे ब्रा ऑफ साइन, ठीक है, ब्रा ऑफ फाई वन, ब्रा ऑफ टू, ठीक है, ये इस टाइप से लिखेंगे। ये जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को रिप्रेजेंट करता है। मैट्रिक्स में ये क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स में ये होता है हम लोग का रो वेक्टर, ठीक है, A1 A2, या इसे हम लोग लिखेंगे B1 B2। ये रो वेक्टर है, ठीक है, ये कॉलम वेक्टर था, ये क्या है? रो वेक्टर है। या इसे हम लोग क्या लिखेंगे? C1 C2 C3, इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये स्टार भी लगा देंगे, ये जो है इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। तीसरा, यहाँ पे जो ऑपरेटर होता है, ठीक है, इसे हम लोग ए कैप, बी कैप, सी कैप, इस टाइप से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे जो ऑपरेटर होता है उसे ए कैप, बी कैप, इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑपरेटर का और एक फॉर्म होता है, ठीक है, एक कैट साई को अगर एक ब्रा के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, इसी क्रम में पहले कैट रहेगा उसके बाद ब्रा रहेगा, तब इसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे ऑपरेटर होते हैं, यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑपरेटर क्या होगा? यहाँ पे जो ऑपरेटर होगा वो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। जैसे D1 D2 D3 D4, ये ऐसा कॉफिशिएंट होगा, ठीक है। ये होगा हम लोग का 2x2 का मैट्रिक्स, या फिर 3x3 का मैट्रिक्स होगा ये, ठीक है। ये हम लोग का मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में जो मैट्रिक्स होता है ये ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। चौथा, यहाँ पे हम लोग ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन को कैसे लिखते हैं? साइन स्टार साइन डी टाउ इक्वल टू डेल आई जे, ठीक है। साइन आई साइन जे का जो वैल्यू होगा ये होगा। यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं? आई जे इक्वल टू डेल आई जे, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक कॉलम वेक्टर, एक रो वेक्टर, ठीक है, A1 स्टार A2 स्टार, और यहाँ पे B1 B2 का जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये क्या आएगा? A1 स्टार A2 स्टार प्लस, नहीं, A1 स्टार B1, और यहाँ पे B2, और ये A2 स्टार A2 स्टार B2, ये आ जाएगा, ठीक है। इसका इसका वैल्यू जो है वो डेल आई जे के बराबर होगा। अगर ये दोनों जो है सेम सेम है, ये आई वाला है ये जे वाला है, तब ये हमें क्या बोलना चाहिए? एक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग नोटेशन होता है। ये चार तरह के जो है वो नोटेशन का हम लोग यूज़ करते हैं: श्रोडिंगर, डिराक और मैट्रिक्स। इसमें किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपको याद रखना है कि ये सब जो है इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। इन सभी का वैल्यू वही लंबा चौड़ा वैल्यू आता है, लेकिन यहाँ पे डिराक नोटेशन में क्या करते हैं, उसको हम लोग छोटे से फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्म है डिराक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और मैट्रिक्स, कुछ चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स, कुछ जो प्रॉब्लम है वो मैट्रिक्स मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। कुछ चीज़ों के लिए हमें श्रोडिंगर समीकरण को हल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर होता है वो किसके बराबर होता है? मैट्रिक्स के बराबर होता है। और मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम लोग मैट्रिक्स के चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं। तो यहाँ पे भी जैसे इसके आइगन वैल्यू होते हैं, ऐसे ही हम लोग का जो ऑपरेटर होता है उसका क्या होगा? आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। तो आइगन मान और आइगन सदिश।
आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। यहाँ पे देखो अगर हमारे पास यदि हम लोग एक ऑपरेटर ए को एक वेव फंक्शन साइन ऑफ एक्स पे ऑपरेट करते हैं तब हमें एक वेव फंक्शन फाई ऑफ एक्स मिलना चाहिए। लेकिन अगर फाई ऑफ एक्स की जगह हमें क्या मिले, लैम्डा साइन ऑफ एक्स मिले, यानी जो फंक्शन पहले था वही फंक्शन फिर से मिल जाए। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल, ए हम लोग का क्या था, डी बाई डी एक्स लिए थे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि साइन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है हम लोग का, ई की पावर 2x है। ठीक ठीक है, तो इस केस में क्या आएगा, ए कैप साइन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू ई की पावर 2x आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो फलन पहले था ये ऑपरेटर को ऑपरेट करने के बाद भी हमें फिर से वही फलन मिल गया। ठीक है, तो ऐसे फलन को हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ एक्स। ये जो साइन ऑफ एक्स, ऐसे फलन साइन ऑफ एक्स को हम लोग बोलते हैं आइगन वेक्टर, सॉरी ये आइगन फलन होता है। ठीक है, आइगन वेक्टर या आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइगन फलन बोलेंगे। और उस फलन के साथ जो नंबर मिलेगा हम लोग को, ये हमेशा एक नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर मिलेगा, नंबर या फिर कोई जो है वो कांस्टेंट होगा, ये जो नंबर मिला है लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू 2 है, इसे हम लोग बोलेंगे आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू या आइगन मान। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि अगर हम लोग किसी ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं और हमें रिजल्टेंट वही वेव फंक्शन फिर से मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मिलना हम लोग को चाहिए था फाई ऑफ एक्स, लेकिन फाई ऑफ एक्स किसके बराबर है, लैम्डा साइन ऑफ एक्स के बराबर है। यहाँ ये एक नंबर है। ठीक है, तब हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो आइगन फलन है, मतलब ये जो फलन साइन ऑफ एक्स है वो ऑपरेटर ए का आइगन फलन है। ठीक है, ये जो साइन ऑफ एक्स, जैसे यहाँ पे साइन ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x जो है वो ऑपरेटर ए का जो है वो आइगन फलन है। ठीक है, और यहाँ पे 2 जो है उसका इस आइगन फलन के रेस्पेक्ट में आइगन मान है। क्लियर है, ये मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये होता है आइगन वेक्टर और ये होता है हम लोग का आइगन वैल्यू। ठीक है, ये एक मेथड है जब हम लोग श्रोडिंगर पिक्चर का यूज करेंगे। अगर हम लोग किस में काम कर रहे हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में काम कर रहे हैं, तब उसके जो आइगन वैल्यू, मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है, ठीक है, मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू जो है वो जो दिया गया ऑपरेटर होगा उसका आइगन वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का आइगन वैल्यू। अब आइगन वैल्यू होता क्या है, ठीक है, आइगन वैल्यू आइगन मान दिए गए ऑपरेटर का क्या बोलना चाहिए, संभावित मान होता है। ठीक है, संभावित मान होता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, ये जो आइगन वैल्यू होते हैं यही एक्चुअल वैल्यूज होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग स्पिन स्पिन जानते हैं, स्पिन के दो वैल्यू होंगे। ठीक है, स्पिन के दो वैल्यू आइगन वैल्यू कौन कौन से होंगे, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। ठीक है, अगर एल इक्वल टू 1 है तो इसके जो संभावित मान है वो क्या आ जाएंगे, -1 0 +1 इस टाइप से आ जाएंगे। तो ये सब क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज होते हैं। ठीक है, ये जो है आइगन वैल्यूज होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये जो आइगन वैल्यू होता है वो क्या होता है, ये एक्चुअल रिजल्ट होता है, ठीक है, कि क्या हो सकता है, ठीक है। और हर आइगन वैल्यू से संबंधित एक अवस्था होता है या एक तरंग फलन होता है। यहाँ पे लिखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रत्येक आइगन मान से संबंधित एक आइगन सदिश होता है, एक आइगन सदिश या आइगन फलन होता है, आइगन फलन होता है। या फिर इसका उल्टा, हर आइगन फलन से संबंधित एक आइगन मान होता है। जैसे साइन ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिखे थे, C1 phi1 ऑफ एक्स प्लस C2 phi2 ऑफ एक्स प्लस C3 phi3 ऑफ एक्स, इस टाइप से लिखे थे। जितने वेव फंक्शन होंगे उसके लिए एक क्या होगा, ये आइगन फलन है तो इसके लिए एक आइगन वेक्टर λ1 होगा, ठीक है। इसके लिए एक आइगन वेक्टर λ2 होगा, इसके लिए एक आइगन वेक्टर क्या होगा, λ3 होगा। और किसी ऑपरेटर ए को जब हम लोग phi1 ऑफ एक्स पे ऑपरेट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, λ1 phi1 ऑफ एक्स मिलेगा, ठीक है। अगर ऑपरेटर ए कैप को हम लोग phi2 ऑफ एक्स पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा, λ2, ये 1 था, ये phi2 ऑफ एक्स, ठीक है। अगर ए कैप को हम लोग phi3 ऑफ एक्स पे क्या बोलते हैं ऑपरेट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, phi3 ऑफ एक्स मिलेगा। तो ये होता है हम लोग का क्या बोलते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया। जब इसके बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तब ये चीज़ें जो है और क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आइगन इक्वेशन क्या होता है, आइगन आइगन समीकरण। आइगन इक्वेशंस, आइगन इक्वेशंस क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई कैप फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये होता है हम लोग का आइगन समीकरण, जैसे मैट्रिक्स में भी लिखते थे हम लोग सेम, ठीक है। ये आइगन समीकरण होता है और इसी का हल जो होगा वो क्या होगा, आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट में हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको मैं कुछ स्टैंडर्ड क्या बोलना चाहिए ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटर जो है आप लोग याद रखेंगे। पहला आता है हम लोग का स्थिति सदिश के लिए ऑपरेटर, स्थिति वेक्टर आर के लिए ऑपरेटर। स्थिति वेक्टर आर के लिए जो ऑपरेटर होता है वो आर कैप होता है, और आर कैप को अगर हम लोग साइन ऑफ एक्स पे ऑपरेट करते हैं तब हमें क्या मिलता है, आर साइन ऑफ एक्स मिलता है। जहाँ पे आर क्या है, आर जो है वो केंद्र से उस बिंदु की दूरी को रिप्रेजेंट करता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। आर को ऑपरेट करेंगे तब आर मिल जाएगा। सेकेंड हम लोग को होता है मोमेंटम के लिए ऑपरेटर, ऑपरेटर फॉर मोमेंटम, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है, इसके बारे में आप लोग ये इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। मोमेंटम के लिए जो ऑपरेटर होता है पी कैप, साइन ऑफ एक्स इक्वल टू होता है हम लोग का माइनस आयोटा एच लाइन डेल बाई डेल एक्स साइन ऑफ एक्स, ठीक है। ये आप लोग लिख सकते हैं। पी कैप का जो वैल्यू होता है, जो ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, आयोटा एच लाइन डेल बाई डेल एक्स, ये पी एक्स है ना, ठीक है। अगर वेक्टर पी कैप लिखें, 3D में लिखें वेक्टर पी कैप, यहाँ पे सीधा वैल्यू लिख देता हूँ, साइन ऑफ एक्स जो है वो अंडरस्टूड है वो रहता है
जो वेक्टर पी कैप होता है वो क्या होता है हम लोग का, माइनस आयोटा एच लाइन डेल। ठीक है, ये ऑपरेटर डेल, जहाँ पे ऑपरेटर डेल इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा में पढ़े थे, ये होता है हम लोग का डेल ऑपरेटर, आई आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, तो ये होता है मोमेंटम ऑपरेटर। थर्ड, थर्ड होता है हम लोग का कोणीय संवेग का ऑपरेटर, ऑपरेटर फॉर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल होता है, ठीक है, ये होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, त्रिज्या गुणित लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अगर इसके लिए हम लोग ऑपरेटर लिखें तो दोनों ऑपरेटर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों ऑपरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा एच लाइन कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, वेक्टर आर, यहाँ पे आयोटा एच लाइन डेल रखेंगे, आयोटा एच लाइन कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस आयोटा एच लाइन, तो यहाँ पे वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डेल। ठीक है, ये क्या होता है, ये ऑपरेटर होता है एंगुलर मोमेंटम के लिए। चौथा देखो, गतिज ऊर्जा के लिए ऑपरेटर, ऑपरेटर फॉर काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के लिए ऑपरेटर, गतिज ऊर्जा के लिए जो ऑपरेटर टी होता है ये क्या हो जाएगा, माइनस एच लाइन स्क्वायर बाई 2m डेल 2। ठीक है, या टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच लाइन स्क्वायर बाई 2m, माइनस एच लाइन स्क्वायर बाई 2m डेल 2 बाई डेल एक्स का स्क्वायर। अगर आपको याद होगा तो ये क्या होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन का, श्रोडिंगर इक्वेशन का जो है वो पहला टर्म होता है। इसके बाद आता है हम लोग का पांचवा, लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन संकारक, या एनर्जी ऑपरेटर, लेकिन एक विशेष केस में। ठीक है, अब यदि हमारा पोटेंशियल देखो, ई जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, अगर पोटेंशियल जो है वो टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तब एनर्जी जो है, ठीक है, वो जो हम लोग का एनर्जी का जो ऑपरेटर है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस एच लाइन स्क्वायर बाई 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, डेल 2 प्लस डेल 2 प्लस भी कैप। ठीक है, जहाँ पे भी कैप जो है वो पोटेंशियल के लिए ऑपरेटर है, भी कैप पोटेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, विभव के लिए ऑपरेटर है, क्लियर है। और यही क्या है, श्रोडिंगर का जो है वो पहला जो पद है, ठीक है, माइनस एच लाइन स्क्वायर बाई 2m डेल 2 प्लस भी कैप। ठीक है, वही क्या होता है हम लोग का हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। ठीक है, एच कैप आप लोग याद रखेंगे, एच कैप का जो वैल्यू होता है, जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज करेंगे। ठीक है, इस ऑपरेटर का जो है वो बहुत ही ज़्यादा
यूज़ करेंगे। H इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस एच लाइन स्क्वायर बाई 2m डेल टू प्लस भी क्या। और यदि भी जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट है, तब उस केस में जो एनर्जी ई का जो ऑपरेटर है वो होता है आयोटा एच लाइन डेल बाई डेल टी। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में ये लिखे थे ई की जगह, ठीक है, तो ये होता है हम लोग का टाइम। यहाँ पे आप ना इसे ना ये कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसे याद मत रखना। बाकी ये जो है एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। जब क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना, क्लासिकल मैकेनिक ये जो हैमिल्टोनियन आया है हमें क्लासिकल मैकेनिक्स से आया है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि ई जो एच जो है कब एनर्जी के बराबर होता है और एच जो है कब एनर्जी के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो ये हैमिल्टोनियन होता है, ये एनर्जी का ही आइगन वैल्यू, एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन आप लोग एनर्जी के लिए ये वाला ऑपरेटर याद रखना, ठीक है, आयोटा एच लाइन डेल बाई डेल टी। अगर एनर्जी के लिए ऑपरेटर पूछे तो आप लोग याद रखना इसे, ठीक है। और फिर इसे जब हम आप लोग जैसे ई साइन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ई कैप साइन इक्वल टू आयोटा एच लाइन डेल साइन बाई डेल टी। और श्रोडिंगर इक्वेशन से हमें ये हैमिल्टोनियन ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये जो ऑपरेटर है इसे याद रखेंगे। बाकी ये भी एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है जब भी जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, और ये जब टाइम डिपेंडेंट होता है तब ई का जो वैल्यू है वो आयोटा एच लाइन डेल साइन बाई डेल टी होता है, ठीक है। अगर हमें एनर्जी का वैल्यू निकालना है तब हम लोग क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को उस वेव फंक्शन में जो है वो ऑपरेट कर देंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। देखो सिस्टम के लिए वेव फंक्शन एक होता है लेकिन ऑपरेटर सभी क्वांटिटी के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हम लोग इस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे, अगर हमें मोमेंटम चाहिए तो हम लोग मोमेंटम के ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अगर हमें उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर को जो है वहाँ पे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट। और थर्ड पोस्टुलेट क्या होता है हम लोग का, प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट या मेजरमेंट, प्रोबेबिलिस्टिक मेजर मेजरमेंट एंड एक्सेप्शन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। अगर हम लोग का एक वेव फंक्शन साइन ऑफ एक्स, ठीक है, साइन ऑफ एक्स दिया हुआ है कौन सा, c1 फाई वन ऑफ एक्स प्लस c2 फाई टू ऑफ एक्स प्लस c3 फाई थ्री ऑफ एक्स, इस टाइप से जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। या डिराक नोटेशन में हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, साइन इक्वल टू कैट साइन इक्वल टू कैट फाई वन प्लस c2 इंटू कैट फाई टू प्लस c3 इंटू कैट फाई थ्री, ये इस टाइप से इसे लिखेंगे, ठीक। तब अब इससे जो रिलेटेड आइगन जो वैल्यू है उसे मान लेते हैं कि ये लैम्डा वन है, इससे संबंधित जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा टू है, इससे संबंधित जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा थ्री है, ठीक है। ये जो लैम्डा वन, लैम्डा टू और लैम्डा थ्री है, ठीक है, ये क्या बताते हैं कि आउटकम क्या आने वाला है, ठीक है। जैसे एक पासे का अगर हम लोग एग्जांपल लें तब पासे का एग्जांपल में क्या होगा कि एक आने, ये जो आउटकम है वो क्या होगा, एक दो, लैम्डा का वैल्यू एक दो तीन चार पाँच और छः होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो C1 है वो क्या बताएगा, उसके आने की प्रायिकता बताएगा कि एक आने की प्रायिकता कितना होता है, मॉड सी, ये जो C1 का स्क्वायर होगा वो एक आने की प्रायिकता कितनी होती है ये बताएगा, C2 जो है वो दो आने की प्रायिकता कितनी होती है ये बताएगा। क्लियर है, आया समझ में, मतलब ये क्या होगा, ये जो है प्रायिकता को बताएगा,
ठीक है, इसका मॉड का जो स्क्वायर है वो ये वैल्यू आने का प्रायिकता। जैसे अभी आप लोग क्रिकेट देख रहे होंगे, ठीक है, वर्ल्ड कप चल रहा है, अगर आप लोग देखते हैं तब वहां पे क्या बताते हैं, यहाँ पे दो दो जो है आउटकम होते हैं। लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, एक तो इंडिया जीतेगी विन, या फिर इंडिया हारेगी लॉस, दो जो है उसके आइगन वैल्यू होते हैं। और वहां पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बताते हैं, विन प्रोबेबिलिटी कितना है, लॉस प्रोबेबिलिटी कितना है, तो यही है। ठीक है, और ये जो होगा ये क्या होगा, C1 का स्क्वायर होगा। मैं ना इसे आप लोग को एग्जाम्पल के टर्म में ना एक क्या बोलते हैं लास्ट में इसे बताऊंगा। ठीक है, अभी बस इतना याद रखिए कि जो हम लोग का ये जो कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पे मैं ये अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, ऑपरेटर एक ऑपरेटर को यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, ये जो आइगन वैल्यू है वो किसी ऑपरेटर ए से संबंधित होंगे। ठीक है, ए से संबंधित जो है ये आइगन वैल्यू है। तब अगर हम लोग किसी ये साइन पे हम लोग क्या करते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं इस ऑपरेटर को, तब क्या होगा, लैम्डा वन आने की प्रायिकता कितनी होनी चाहिए, लैम्डा वन आने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगा, मॉड C1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा टू आने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगा, मॉड C2 का स्क्वायर आ जाएगा। लैम्डा थ्री आने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगा, मॉड C3 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे जब वेव फंक्शन दिया हुआ होगा ना, तो यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट दिए हुए होंगे। इन कांस्टेंट का स्क्वायर अगर हम लोग निकालें, अगर ये नॉर्मलाइज्ड है उस केस में, नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो पहले इसको नॉर्मलाइज्ड करेंगे। ठीक है, ए का गुणा करके, ए क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है 1/√n, तो उसका मल्टीप्लाई करके इसे नॉर्मलाइज कर देंगे, और नॉर्मलाइज करने के बाद ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, इसका जो स्क्वायर होगा वही क्या होगा, इसके प्रोबेबिलिटी को बताएगा। क्लियर है, ये होता है प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट। ठीक है, ये उस केस के लिए है जब साइन क्या है, प्रसामान्यीकृत, प्रसामान्यीकृत है। ठीक है, अगर ये प्रसामान्यीकृत नहीं है, ये फॉर्मूला वैसे आपको करना क्या है, पहले उसको प्रसामान्यीकृत कर देना है, उसके बाद जो है ये सब कैलकुलेशन जो है वो शुरू करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग एक केस और लिख लीजिए, यदि साइन ऑफ एक्स प्रसामान्यीकृत नहीं है, प्रसामान्यीकृत नहीं है। ठीक है, प्रसामान्यीकृत नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि साइन और साइन का जो वैल्यू है वो वन ना आके क्या आएगा, एन आएगा, जो कि एक के बराबर नहीं है। ठीक है, तब इस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्डा वन, ये क्या आ जाएगा, मॉड C1 का स्क्वायर अपॉन साइन साइन। ठीक है, ये जो है इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे साइन साइन का जो है वो क्या बोलते हैं, उसे डिवाइड कर देंगे, या यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन साइन स्टार साइन डी टाउ, अगर डिराक नोटेशन में हम लोग लिखें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पी लैम्डा टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, C2 मॉड का स्क्वायर अपॉन साइन साइन। ठीक है, ये हम लोग का लैम्डा टू के पाए जाने की प्रायिकता हो जाएगा। ठीक है, ये इससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे ना, तब ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस अभी इतना याद रखिए कि ये जो है प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे मॉड C1 का स्क्वायर, जो भी कांस्टेंट रहेगा उसके मॉड का स्क्वायर निकाल के इसे अगर डिवाइड कर दें, अगर नॉर्मलाइज नहीं है उस केस में ना, ठीक है, ये नॉर्मलाइज नहीं है, अगर नॉर्मलाइज है तो ऐसे भी ये क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ हम लोग को क्या मिलेगा, मॉड C1 का स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, प्रोबेबिलिटी इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अगर आप लोग को याद हो तो जब हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ रहे थे तब मैं आप लोग को एक चीज़ बताया था। ठीक है, अगर आप लोग याद कर पा रहे हैं, ठीक है, या उसे रिवाइज कीजिए, कि किसी भी वेरिएबल एक्स का जो एवरेज वैल्यू होता है उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका वैल्यू एक्स और इसके पाए जाने की प्रायिकता एक्स आई। मैं बताया था कि इसे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करेंगे। ठीक है, किसी भी चर का जो एवरेज वैल्यू होता है वो क्या होता है, उस चर का मान गुणित उस चर के पाए जाने की, उस चर की प्रायिकता। ठीक है, एक्स आई की प्रायिकता, इसे मैं एग्जाम्पल देके भी आपको एक्सप्लेन किया था, आप एक बार उसे रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तब आपको ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन मान वैल्यू, ठीक है, या इसे हम लोग बोलते हैं प्रत्याशित मान, प्रत्याशित मान। प्रत्याशित मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू या प्रत्याशित मान क्या होता है देखो, जैसे एक ऑपरेटर ए लिए थे हम लोग, ऑपरेटर ए का जो प्रत्याशित मान है वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आई लैम्डा आई, इसका जो आइगन मान है, आइगन वैल्यू है, और इसके आइगन वैल्यू की प्रायिकता, ठीक है, पी ऑफ लैम्डा आई, ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगा। किस केस में, अगर वेव फंक्शन जो है वो डिस्क्रीट केस में है। कॉन्टिन्यूअस केस में कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए कैप इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्टार ए कैप साइन डी टाउ, ठीक है। अगर क्या बोलना चाहिए, हमारा जो वेव फंक्शन है वो क्या है, प्रसामान्यीकृत है, तब ये किसके लिए, प्रसामान्यीकृत, नॉर्मलाइज्ड, ये वर्ड आप लोग ढूंढेंगे, ठीक है, नॉर्मलाइज दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर नॉर्मलाइज नहीं दिया हुआ है तो उस वेव फंक्शन को आप लोग नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है, प्रत्याशित मान, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है, ये नॉर्मलाइज तरंग फलन के लिए है। फिर से यहाँ पे देखो, अगर तरंग फलन जो है वो क्या बोलना चाहिए, नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है, अप्रसामान्यीकृत के लिए, अप्रसामान्यीकृत के लिए, ठीक है, अप्रसामान्यीकृत के लिए क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग क्या बोलना चाहिए, डिवाइड कर देंगे, ये समेसन ऑफ लैम्डा आई पी लैम्डा आई, या यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं देखो इसको, पी लैम्डा आई को इसे हम लोग समेसन ऑफ आई लैम्डा आई मॉड सी आई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी लैम्डा आई क्या होता है, मॉड सी आई का स्क्वायर होता है, तो यहाँ इसे पी लैम्डा आई अपॉन, अगर ये क्या बोलते हैं अप्रसामान्यीकृत है, तब इसका साइन और साइन से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, या इसे क्या लिखेंगे, सी मतलब समेसन ऑफ लैम्डा आई मॉड सी आई का स्क्वायर। मॉड का वैल्यू क्या होता है पता है ना आप लोग को, साइन साइन, मॉड सी आई का वैल्यू आप लोग याद रखेंगे कि सी स्टार, यानी कि सी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू सी इंटू सी नहीं होगा, ठीक है, सी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू सी होगा। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तब ए का जो वैल्यू है वो आ जाएगा हम लोग का समेसन, समेसन की जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा, अगर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। साइन स्टार ए कैप ए कैप साइन डी टाउ अपॉन साइन स्टार साइन डी टाउ, ये 3D में है ना, इसीलिए 1D में एक ही इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है, ये इसे इस टाइप से लिखेंगे। ये होता है हम लोग का प्रत्याशित मान या एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू क्या होता है, ये जो एक्चुअल वैल्यू है, जैसे हम लोग क्या करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में कैलकुलेशन करते हैं, तब जैसे मोमेंटम कैलकुलेट किए तो उसका जैसे वेलोसिटी कैलकुलेट किए 2 मीटर पर सेकेंड आया, तो ऐसे ही ये होता है, ठीक है, ऐसे ही ये जो वैल्यू है ये क्वांटम मैकेनिक्स का एवरेज वैल्यू है, ठीक है, जो एक्चुअल कैलकुलेटिव वैल्यू होता है। बाकी इसका जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, जो इसका जो मान होना चाहिए वो क्या होता है, इसका आइगन वैल्यू होता है। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, आइगन वैल्यू भी जो है वो मान को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी मान को, ये जो है एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा, औसत मान को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, आइगन वैल्यू के औसत मान को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एक बार प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट का जो है वो उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, वहां पे मैं आप लोग को बताया था कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं।
यहाँ पे ठीक है, ये प्रत्याशित मान हो गया हम लोग का। नेक्स्ट देखते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। एक ऑपरेटर को हम लोग हर्मिशियन कब बोलेंगे? हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है? जैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स होता था, सेम हर्मिशियन ऑपरेटर। क्या हो? अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्टार के बराबर हो, ठीक है, तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हर्मिशियन ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हर्मिशियन ऑपरेटर। या ए जो है वो ए के स्टार के बराबर हो, ये शायद बाहर ही रहता है, ए स्टार के बराबर हो, ठीक है, तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। या इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? साइन ए, साइन वन ले लेते हैं इसे, इसे साइन टू ले लेते हैं। इसका जो वैल्यू है वो अगर साइन टू ए स्टार साइन वन के बराबर हो, ठीक है, तब इसे हम लोग बोलेंगे हार्मिशियन ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक ऑपरेटर होता है। और क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर हैं, अभी हम लोगों ने जितने भी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है, ये सभी ऑपरेटर क्या होते हैं? हार्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हार्मिशियन ऑपरेटर के जो आइगन वैल्यू होते हैं वो वास्तविक होते हैं हमेशा, ठीक है। इसीलिए जो संकारक जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा हार्मिशियन होंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि क्वांटम यांत्रिकी के संकारक हर्मिशियन होते हैं, हर्मिशियन होते हैं, ठीक है। जो ऑपरेटर जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं, हैमिल्टोनियन पढ़े हैं, ठीक है, एनर्जी के लिए ऑपरेटर पढ़े हैं, मोमेंटम के लिए ऑपरेटर, ये सभी जो है वो क्या होंगे? हार्मिशियन होंगे। यहाँ पे एक चीज और याद रखना, एरनफेस्ट थ्योरम। एरनफेस्ट थ्योरम, एरनफेस्ट थ्योरम क्या होता है? ठीक है, ये क्या करता है? ये जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स, चिर सम्मत यांत्रिकी और क्वांटम मैकेनिक्स में रिलेशन बताता है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में रिलेशन बताता है। जैसे क्या रिलेशन बताता है? पहला देखो, जो लॉ ऑफ न्यूटन है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, अगर क्या बोलते हैं, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, या फिर इसे हम लोग बोलेंगे, नहीं अच्छा, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में बताता है, रुको, ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन नहीं है। यहाँ पे देखो, पहला, वहाँ पे जो हम लोग का मोमेंटम होता था, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? पी भी होता है, ठीक है। इसे या फिर भी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी भी इक्वल टू, यहाँ पे ये पोटेंशियल नहीं है, वेलोसिटी है, इसको इस टाइप से लिख देते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? पी बाई एम आ जाएगा। तो इसे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे लिखेंगे? देखो, ये जो है किसमें था? क्लासिकल मैकेनिक्स में था। क्वांटम मैकेनिक्स में इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे? डी बाई डी टी, आर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल टू पी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपॉन एम, ठीक है। ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ये ये जो है क्लासिकल में जो कैलकुलेशन करने पर जो वैल्यू मिलता है उसके बराबर होता है, ठीक है। तो क्लासिकल में जैसे यहाँ पे इसे हम लोग डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं, तो ये ऐसे ही यहाँ पे इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ये जो है ये नियम है क्वांटम मैकेनिक्स में, ये जो है क्वांटम मैकेनिक्स में है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन देखो, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन,
सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में? डी पी बाई डी टी इक्वल टू एफ, और एफ को हम लोग क्या लिखते हैं? ग्रेडियंट ऑफ भी लिखते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिखते हैं। तो इसी को हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे लिखेंगे? देखो, डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ भी। तो ये दो नियम जो होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं एरनफेस्ट थ्योरम बोलते हैं। यहाँ पे दो पोस्टुलेट और हैं, उसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट 4। यदि किसी मापन में समय परिवर्तित नहीं होता, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर्स व्हेन टाइम नॉट चेंजेस, नॉट चेंज, ठीक है, जब टाइम चेंज नहीं होता तब जो है हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं? देखो, यदि किसी मापन में यदि किसी मापन में समय परिवर्तित नहीं होता है, समय परिवर्तित नहीं, समय परिवर्तित नहीं होता है, नहीं होता है, तब तरंग फलन एक स्थायी अवस्था में होता है, ठीक है, एक स्थायी अवस्था में, एक स्थायी अवस्था में होता है, ठीक है। इसका मतलब समझना सिंपल सा है, जल्दी से इसको समझ जाना। C1 को हम लोग phi1x, C2 phi2x प्लस C3 phi3x इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। एक तरंग फलन, ये जो साइन ऑफ एक्स है ये अलग अलग तरंगों से मिलकर बना हुआ होता है, या इसे हम लोग बोलते हैं अलग अलग अवस्था। ये sin1 अवस्था होता है, sin2 अवस्था होता है, sin3 अवस्था होता है, ठीक है। इसके लिए आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3, एक ऑपरेटर ए है, ठीक है। एक ऑपरेटर ए के लिए जो आइगन वैल्यू है वो sin1 के लिए λ1 है, sin2 के लिए λ2 है और sin3 के लिए λ3 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग ये साइन ऑफ एक्स में इस ऑपरेटर को कैलकुलेट किए, ठीक है। अब कैलकुलेट करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला? λ2 मिला, λ2 मिला, यानी कि λ2 phi2 ऑफ एक्स मिला। इसका मतलब क्या है, अगर आइगन वैल्यू λ2 मिला, λ2 आइगन वैल्यू मिला, इसका मतलब ये है कि जो निकाय है, जो कण है, ठीक है, कण अवस्था किसमें है? phi2 में है, ठीक है, वो एक अवस्था phi2 ऑफ एक्स में है, ठीक है। और अगर यहाँ पे समय परिवर्तित नहीं होता, ठीक है, अगर डेल टी इक्वल टू 0 है, समय परिवर्तित नहीं हो रहा है, तब ये जो है phi2 में ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई ऑपरेटर बी, अब मान लेते हैं कि एक ऑपरेटर हम लोग के पास क्या है? बी है। बी यहाँ पे इसके लिए जो कैलकुलेशन अगर हम लोग करें तो ये जो है B1 में होगा, इसके लिए आइगन वैल्यू B1 है, इसके लिए आइगन वैल्यू B2 है और इसके लिए आइगन वैल्यू B3 है, ठीक है। अब अगर हम लोग B को, ये A को कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, A को कैलकुलेट किए, ये मिला हम लोग को, अगर फिर से इसे साइन ऑफ एक्स को फिर से कैलकुलेट करते हैं, तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा? तब हमारा रिजल्ट आएगा B2 फाई ऑफ 2। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटर ए कैलकुलेट किए तब हमें ये पता चल गया कि ये जो है phi2 अवस्था में है, यानी अगर बी को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब ये phi2 अवस्था में ही रहेगा, एक स्थायी अवस्था में ही रहता है, ठीक है, एक समय में एक स्थायी अवस्था में रहता है और इसमें ये जो अवस्था है वो परिवर्तित नहीं होता। अगर कोई ऑपरेटर सी कैलकुलेट करें तब क्या आएगा? C2 phi2 ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। एकदम छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है,
कि अगर समय परिवर्तित नहीं होता तो वो किसी एक अवस्था में होता है, वो सभी अवस्था में नहीं होगा, बल्कि वो किसी एक अवस्था में होगा। ठीक है, यानी कि अगर समय परिवर्तित नहीं होता तो वो जो है हमारा जो तरंग फलन है वो एक स्थायी अवस्था में रहता है, या इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो साइन ऑफ एक्स है, ठीक है, ये लगभग लगभग हम लोग का किसके बराबर रहता है, फाई टू ऑफ एक्स के बराबर रहता है। ठीक है, बाकी जो अवस्थाएं हैं उसमें इसके पाए जाने की जो प्रायिकता है वो शून्य रहेगी। ये होता है हम लोग का ये फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अगर समय परिवर्तित नहीं हो रहा है तो जो वेव फंक्शन है वो एक स्थायी अवस्था में रहेगा। ठीक है, साइन जो है वो कैट साइन जो है वो कैट फाई के इक्वल होगा। ठीक, ये होता है हम लोग का फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसके बाद देखते हैं लास्ट पोस्टुलेट, टाइम इवोल्यूशन। जब समय परिवर्तित होता है, ठीक है, तब जो है हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर कोई फलन, अब मान लेते हैं कि जो फलन साइन है, ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग हैमिल्टोनियन एच इस पर ऑपरेट करते हैं तब हमें जो आइगन वैल्यू है वो क्या मिलता है। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ जैसे पहले लिखा था। ये वेव फंक्शन हम लोग का क्या है, साइन ऑफ एक्स है। ठीक है, ये साइन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हम लोग का, C1 φ1 ऑफ एक्स प्लस C2 φ2 ऑफ एक्स प्लस C3 φ3 ऑफ एक्स। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहे हैं और इसके लिए जो आइगन वैल्यू है वो E1 मिल रहा है ऊर्जा। ठीक है, इसके लिए आइगन वैल्यू E2 मिल रहा है और इसके लिए आइगन वैल्यू क्या मिल रहा है, E3 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, एच के लिए एच कैप φ1 ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 φ1 ऑफ एक्स, एच φ2 ऑफ एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, E2 φ2 ऑफ एक्स और ऐसे आगे। ठीक है, E3 E4 जो है वो आ जाएगा, ये आइगन वैल्यू है। तब φ1 ऑफ एक्स का जो टाइम, ये जो है सिर्फ एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो φ1 जो एक्स की होगा, ठीक है, एक्स की, अगर इसे हम लोग टाइम, इसका टाइम डिपेंडेंसी देखें तब ये क्या होगा, जस्ट φ1 ऑफ एक्स और e की पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच लाइन, E1 टी बाई एच लाइन। आप लोग को क्या करना है, ये जो फैक्टर है, ठीक है, इस फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देना है। ये फैक्टर, इसे हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू होता है e माइनस आयोटा ई टी बाई एच लाइन। ठीक है, या इसे लिखते हैं e की पावर माइनस आयोटा एच कैप टी बाई एच लाइन। ठीक है, ये होता है हम लोग का टाइम इवोल्यूशन। अगर हम लोग को टाइम डिपेंडेंसी देखना है तो बस इस एक फैक्टर का जो है आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, e की पावर माइनस आयोटा E1 टी। ठीक है, जैसे अगर हम लोग को साइन ऑफ एक्स टी लिखना है, ये क्या है, ये देखो, ये साइन ऑफ एक्स है। अगर हम लोग को साइन ऑफ क्या लिखना है, एक्स टी लिखना है, तो साइन ऑफ एक्स टी क्या आ जाएगा, C1 φ1 ऑफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा E1 टी बाई एच लाइन, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का आइगन वैल्यू क्या है, E1 है। C2 के लिए क्या आ जाएगा, C2 φ2 एक्स ई की पावर माइनस आयोटा, यहाँ पे E2 आ जाएगा। ठीक है, जो भी उसके लिए एनर्जी रहेगा E2 एच लाइन। C3 के लिए क्या आ जाएगा, C3 φ3 ई की पावर माइनस आयोटा E3 टी बाई एच लाइन। ठीक है, बस हमें ये फैक्टर, ठीक है, इसे हम लोग टाइम डेवलपमेंट फैक्टर बोलते हैं,
इस फैक्टर का आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वो जो है उसका टाइम डिपेंडेंसी मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी ऑपरेटर हो, उसका टाइम डिपेंडेंसी इस टाइप से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन दोनों को साथ में ऐसा लिख सकते हैं, देखो C1 e की पावर माइनस आयोटा E1 t बाई एच लाइन साइन 1 ऑफ एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस आयोटा E2 t बाई एच लाइन, ठीक है, फाई 2 ऑफ एक्स। ये इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या चेंज हो रहा है, ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो रहा है। ये कांस्टेंट हमें क्या बताता है, प्रायिकता बताता है। तब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रायिकता जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी कि जब टाइम डेवलपमेंट होता है, जब टाइम चेंज होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, जब समय परिवर्तित होता है, परिवर्तित, जब समय परिवर्तित होता है तब निकाय या कण का, कण लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कण का किसी अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता, ठीक है, पाए जाने की प्रायिकता बदलती है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्रिकेट में आप लोग देखते होंगे, पहले इंडिया का जो जीतने का परसेंटेज था वो 90% था, पाकिस्तान का 10%। फिर ये जब भारत का विकेट गिरा तब ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, भारत का जीतने का चांस जो है वो 10% हो गया, पाकिस्तान के जीतने का चांस 90% हो गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, भारत जीत गया, ठीक है। तो ये इस टाइप से है, मतलब होता क्या है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये चेंज होते रहता है, ठीक है। आइगन वैल्यू तो दो हैं, या तो वो जीतेगा विन, या फिर या तो वो जीतेगा लॉस, हारेगा, या फिर वो जीतेगा, दो ही आइगन वैल्यू हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रोबेबिलिटी है, आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग बदलते रहता है, ठीक है। इसको मैं एग्जाम्पल से जो है आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आपको ये फैक्टर याद रखना है, ई की पावर माइनस आयोटा E1 t बाई एच लाइन, ठीक है। ये आइगन वैल्यू के टर्म में है, ऑपरेटर के टर्म में इसे कैसे लिखेंगे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है, माइनस आयोटा एच टी बाई एच लाइन। ये होता है हमारा टाइम डेवलपमेंट कॉफिशिएंट। इस कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिए तब हमें जो है मिल जाएगा, ठीक है, कि वो टी टाइम बाद जो है वो सिस्टम कहाँ पे रहेगा। तो ये थे 5 पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पूरा क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसी पोस्टुलेट पे बेस्ड रहता है। अब मैं ये सब कैलकुलेशन ना आपको एक अभी जितना भी पढ़े हैं, जितने भी चीज़ें पढ़े हैं, पांचों पोस्टुलेट को एक एग्जांपल देके क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कुछ पेज ऐड कर लेते हैं। अब देखो एक एग्जांपल, अभी जो 5 पोस्टुलेट पढ़े हैं पांचों को जो है वो एक साथ मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ध्यान से समझना इस एग्जांपल को, ठीक है। एग्जांपल देखो, मान लेते हैं कि हमें जो है पोस्टुलेट 1, ठीक है, पोस्टुलेट 1 के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल गया, एक वेव फंक्शन साइन मिल गया, ठीक है, और साइन ऑफ एक्स, और इसका जो वैल्यू है वो क्या है हम लोग का, यहाँ पे 1/2 फाइव 1 ऑफ एक्स प्लस 1/4 फाई 2 ऑफ एक्स प्लस एक आयोटा वाला ले लेते हैं I/2 फाई 3 ऑफ
एक्स। ठीक है, ये एक वेव फंक्शन है हम लोग का। ठीक है, या फिर इसे अगर हम लोग डिराक नोटेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, साइन इक्वल टू, डिराक नोटेशन ज़्यादा कॉम्पैक्ट नोटेशन होता है। ठीक है, फाई वन प्लस फाई टू प्लस आयोटा बाई टू कैट फाई थ्री। ठीक है, ये क्या बोलना चाहिए, ये हम लोग का, ये हमें मिल गया। ठीक है, वेव फंक्शन। अब सबसे पहले चेक करेंगे कि नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन चेक करने के लिए, नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्रा साइन चाहिए। ठीक है, ब्रा साइन क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, साइन का जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो साइन का, ये पूरे साइन का जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। तब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो 1/2 का स्टार, 1/2 रियल है तो ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई वन आ जाएगा। ठीक है, 1/4 फाई टू आ जाएगा। ठीक है, ब्रा फाई टू। अब यहाँ पे आयोटा है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में प्लस आयोटा जो है वो माइनस आयोटा हो जाता है, तो ये माइनस आयोटा ब्रा फाई थ्री। ठीक है, ये हम लोग का साइन, ब्रा साइन का जो है वो वैल्यू आ गया। अब हम लोग को अगर चेक करना है नॉर्मलाइजेशन का वैल्यू, तब क्या होना चाहिए कि साइन और साइन का जो वैल्यू है वो एक आना चाहिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो देखो यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तब ये क्या आएगा, 1/2 गुणित 1/2, और क्या आ जाएगा, फाई वन फाई वन आ जाएगा। ठीक है, ब्रा फाई वन और कैट फाई वन आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये 1/2 गुणित ये 1/4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई वन फाई टू आ जाएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से हम लोग जानते हैं कि ये फाई वन और फाई टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है, यहाँ मैं रेड पेन से कर देता हूँ। ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिर्फ 5 1 1 2 2 3 3 का वैल्यू ही सर्वाइव करेगा, बाकी जितना भी, अगर ये i इज नॉट इक्वल टू j है तब ये वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही 5 1 5 3 का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। सिर्फ कौन सा बचेगा, 5 1 वाला टर्म बचेगा, 5 2 वाला टर्म बचेगा, और 5 3 वाला टर्म बचेगा। 5 3 वाला टर्म बचेगा, बाकी टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो ये 1/4 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/4, 1/4 ऑफ फाई टू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा बाई टू इंटू माइनस आयोटा बाई टू। यहाँ पे ये माइनस आयोटा है, चलो इसको यहाँ पे प्लस लिख देते हैं और इसे माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, माइनस आयोटा बाई टू फाई थ्री, ब्रा फाई थ्री और कैट फाई थ्री। ठीक है, और ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि फाई वन का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, इसीलिए ये जो हम लोग का कैट ब्रैकेट जो नोटेशन है, डिराक नोटेशन जो है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। अब सिंपली इसका वैल्यू हमें क्या रख देना है, 1 रख देना है। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 1/4 प्लस ये 1/16, ये 0 हो गया है। ठीक है, प्लस ये देखो आयोटा इंटू आयोटा -1 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1/4। आप लोग हमेशा याद रखेंगे, देखो यहाँ पे आयोटा होगा, आयोटा रहेगा, आप कैलकुलेशन करने में मिस्टेक करेंगे। ठीक है, ये एकदम नॉर्मल सा जो है वो मिस्टेक होता है कि यहाँ पे जो है लगता है कि आयोटा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, लेकिन आप लोग हमेशा याद रखना यहाँ पे कभी भी माइनस नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच ही होता है। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और वो भी 0 से 1 के बीच आएगा। 1/4, 1/16, 1/4, ये सब 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 4 4 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और 1, 9/16 आ जाएगा। ठीक है, और ये किसका वैल्यू है, जो हम लोग बार बार n लिख रहे थे, ये हम लोग का n का वैल्यू है। ठीक है,
ये क्या है हम लोग का n का वैल्यू है, जो कि किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। यानी दिया गया तरंग फलन, दिया गया तरंग फलन अप्रसामान्यीकृत है, अप्रसामान्यीकृत है। ठीक है, नॉन नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज, अप्रसामान्यीकृत है। तो प्रसामान्यीकृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रसामान्यीकरण गुणांक का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रसामान्यीकरण गुणांक कोफिशिएंट, जिसे a से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इसका वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट n। ठीक है, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/16, यानी कि 4/3। अगर हम लोग 4/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तब हम लोग का वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रसामान्यीकृत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का प्रसामान्यीकृत फलन क्या हो जाएगा, देखिए प्रसामान्यीकृत फलन, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन, जो नॉर्मलाइज्ड फंक्शन होगा साइन एन, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एन इंटू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4/3 इंटू 1/2 5/1 प्लस 1/4 5/2 प्लस i/2 5/3। ठीक है, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2/3 5/1 आ जाएगा, प्लस 1/3 5/2 आ जाएगा, प्लस 2i/3 5/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो वेव फंक्शन है हम लोग का, ये नॉर्मलाइज है। चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, समेशन ऑफ मॉड सी आई का स्क्वायर, यानी कि C1 का स्क्वायर मॉड C1 का स्क्वायर प्लस मॉड C2 का स्क्वायर प्लस मॉड C3 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी वही किए थे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा नहीं था, लेकिन ये जो है मॉड C1 का स्क्वायर ही है। ये क्या है मॉड C1 का स्क्वायर, ये क्या है मॉड मॉड C2 का स्क्वायर है, ये क्या है मॉड C3 का स्क्वायर है। ये वैल्यू, तो देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगा मॉड C1 का स्क्वायर यानी 2/3 इंटू 2/3 प्लस C2 का स्क्वायर यानी 1/3 इंटू 1/3 प्लस इसके लिए क्या जाएगा 2i/3 इंटू -2i/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर से वैल्यू 4/9 1/9, और यहाँ पे क्या जाएगा ये माइनस और आयोटा का स्क्वायर, ये आयोटा और आयोटा -1 माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा ये हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन में हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए, यहाँ पे माइनस आ जाए, यहाँ पे माइनस कभी नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखना यहाँ पे माइनस कभी भी नहीं आएगा, यहाँ पे हमेशा प्लस ही आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने में देखो मैं जब ये सब शुरू में पढ़ रहा था तब मेरे से भी मिस्टेक होता था। 2018 में मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो एक क्वेश्चन आया था, और 2018 में जब मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना तब यहाँ पे माइनस लिख दिया था, और इसीलिए जो है वो आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कभी भी नहीं आएगा, आप लोग याद रखेंगे। तो ये आ जाएगा 9/9 यानी कि 1। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू क्या आ गया n का वैल्यू जो है वो 1 आ गया। तो ये होता है हम लोग का प्रसामान्यीकृत या नॉर्मलाइज। ठीक है, अब जो हम लोग का वेव फंक्शन है वो क्या हो गया नॉर्मलाइज्ड हो गया। और जब नॉर्मलाइज्ड हो जाता है तब हम लोग का कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, एक बार बस हम लोग वेव फंक्शन को अगर नॉर्मलाइज्ड कर लिए, ठीक है, तो फिर कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। देखना अब हम लोग तुरंत तुरंत जो है वो कैलकुलेशन कर लेंगे। अब मान लेते हैं कि एक ऑपरेटर जो ए था हम लोग का, ठीक है, जिसके लिए आइगन वैल्यू क्या था λ1 λ2 था। ठीक है, ये क्या बोलना चाहिए 5/1 के लिए जो
फाई वन ऑफ एक्स के लिए जो वैल्यू था वो लैम्डा वन था, ठीक है, लैम्डा वन फाई वन ऑफ एक्स। ऐसे ही मान लेते हैं लैम्डा टू जो है वो किसके लिए है, फाई टू ऑफ एक्स के लिए है। लैम्डा थ्री किसके लिए है, फाई थ्री ऑफ एक्स के लिए है, ठीक है, ये आइगन वैल्यू है, ठीक है। वेक्टर ए को जब फाई टू में ऑपरेट करेंगे तो लैम्डा टू आएगा, फाई थ्री में ऑपरेट करेंगे तो लैम्डा थ्री आएगा। अब देखो, अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्डा वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्डा वन होता है मॉड सी वन का स्क्वायर। यहाँ पे ये वेव फंक्शन देखो, जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है वहाँ पे C1 कॉफिशिएंट कितना है, फाई वन का कॉफिशिएंट कितना है, 2/3। तब लैम्डा वन के पाई जाने की जो प्रायिकता है वो हम लोग का हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ जाएगा 4/9। यानी लैम्डा वन के पाई जाने की जो प्रायिकता है वो 4/9 है, लैम्डा टू के पाई जाने की प्रायिकता 1/9, और लैम्डा थ्री के पाई जाने की प्रायिकता मॉड C3 का स्क्वायर, यानी कि आयोटा 2 आयोटा/3 का स्क्वायर, माइनस नहीं आएगा 4/9, ठीक है। यानी कि लैम्डा वन के पाए जाने की प्रायिकता 4/9 है, लैम्डा टू के पाए जाने की प्रायिकता 1/9 है, और लैम्डा थ्री के पाए जाने की प्रायिकता जो है वो 4/9 है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का प्रोबेबिलिस्टिक। अच्छा, मैं आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया, ये तो यहाँ तक था हम लोग का पोस्टुलेट वन, ठीक है, ये यहाँ तक क्या था, पोस्टुलेट वन था, ठीक है। ये है हम लोग का पोस्टुलेट सेकेंड, ये सेकेंड पोस्टुलेट है, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑपरेटर और आइगन वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑपरेटर भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग ऑपरेटर अगर हैमिल्टोनियन लेते, अगर ऑपरेटर हैमिल्टोनियन लेते तब कोई दूसरा आइगन वैल्यू मिलता, तब हमें क्या मिलता, फाई वन के लिए जो है वो E1 मिलता, ठीक है, फाई टू के लिए क्या मिलता, E2 मिलता, फाई थ्री के लिए आइगन वैल्यू क्या मिलता, E3 मिलता। अलग अलग ऑपरेटर के लिए अलग अलग आइगन वैल्यू मिलेगा। ये ऑपरेटर ए के लिए है लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, और ये ऑपरेटर एच के लिए E1 E2 E3, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो और ये है हम लोग का पोस्टुलेट थ्री। पोस्टुलेट थ्री में दो चीज़ें पढ़ी थी, एक प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट, तो लैम्डा वन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो 4/9 होगा, और ये इसका वैल्यू 1/9 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, अगर पोस्टुलेट थ्री अगर आप लोग को याद है तो पोस्टुलेट थ्री में हम लोग और एक चीज़ पढ़े थे, वो था एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है, प्रत्याशित मान, प्रत्याशित मान, प्रत्याशित मान क्या होता है देखो। अब अगर हम लोग ऑपरेटर ए का प्रत्याशित मान निकालना चाहते हैं, तब ये हम लोग का आ जाएगा मॉड C1 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, याद है अगर आप लोग को तो, समेशन ऑफ आई सी आई का स्क्वायर लैम्डा आई, ठीक है, या इसी को मैं क्या लिखा था, लैम्डा आई पी लैम्डा आई, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, लैम्डा वन इंटू लैम्डा वन के पाए जाने की प्रायिकता 4/9, धन लैम्डा टू इंटू लैम्डा टू के पाए जाने की प्रायिकता 1/9, प्लस लैम्डा थ्री इंटू 4/9, इसके पाए जाने की प्रायिकता। अगर मान लेते हैं यहाँ लैम्डा वन का वैल्यू 1 हो, ठीक है, लैम्डा टू का वैल्यू 2 हो, लैम्डा थ्री का वैल्यू 3 हो, ठीक है, तो इसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 × 1 1/9 4/9 प्लस 2 × 1/9 प्लस 3 × 4/9, ठीक है, ये आ जाएगा। यानी कि ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 2 6 और ये 12, यानी कि 18/9, यानी कि 2, यानी कि इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसका आ गया 2। और ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, आइगन वैल्यू का एवरेज होता है, ठीक है। यहाँ पे आइगन वैल्यू कितना है देखो, 1 2 और 3, 1 2 और 3 का एवरेज कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3/2, यानी कि 6/2, यानी कि ये आ जाएगा क्या, ठीक है। हाँ, ये मतलब एवरेज वो होता है, सॉरी, ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये
देख रहे हो, अभी क्वांटम मैकेनिक्स गलत हो जा रहा था। तो ये जो एवरेज वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का प्रोबेबिलिस्टिक कैलकुलेशन। ये था हम लोग का पोस्टुलेट 3। ठीक है, अब देखो पोस्टुलेट क्या बोलना चाहिए, मैं आप लोग को थोड़ा सा पोस्टुलेट 4 के बारे में बता देता हूँ। पोस्टुलेट चौथा पोस्टुलेट क्या बोलता था हम लोग का, अगर टाइम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तब तब जो है उसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं ऑपरेटर ए को साई में ऑपरेट किए, ठीक है, अब हम लोग को रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिला लैम्डा 2 फाई 2 ऑफ एक्स मिला। ठीक है, इससे हमें ये पता चल गया कि साइन ऑफ एक्स जो है वो फाई 2 ऑफ एक्स पे है। ठीक है, साइन ऑफ एक्स जो है वो फाई 2 ऑफ एक्स के बराबर है। अब अगर हम लोग ऑपरेटर ई को कैलकुलेट करते हैं या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटर एच, तो इस केस में क्या आ जाएगा, देखो एच एच साइन ऑफ एक्स इक्वल टू एच फाई 2 ऑफ एक्स आ जाएगा, और फाई 2 ऑफ एक्स के लिए इसका आइगन वैल्यू क्या है, ई टू फाई 2 ऑफ एक्स, यानी कि अब उसका आइगन वैल्यू क्या आ जाएगा, ई टू आ जाएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी पी ई टू इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, बाकी स्टेट के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी कि अगर टाइम चेंज नहीं होता, डेल टी इक्वल टू 0, टाइम चेंज नहीं होता, तो वो एक ही अवस्था में जो है वो होगा। ठीक है, और वो अवस्था अगर पहले बार में इसका प्रोबेबिलिटी कम आएगा, लैम्डा 2 का प्रोबेबिलिटी 1/9 था, तो लैम्डा 2 का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/9 आएगा, लेकिन उसके बाद जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए जो प्रायिकता है वो एक ही आएगा। ठीक है, ये होता है हम लोग का पोस्टुलेट 4। अब देखो पोस्टुलेट 5 क्या बोलता है, पोस्टुलेट 5, अगर डेल टी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर समय परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है, तब क्या होगा, उसका जो प्रायिकता है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो साइन ऑफ एक्स है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, C1 का वैल्यू कितना था, ये था हम लोग का 2/3, 2/3 ई की पावर आयोटा E1 t/h लाइन फाई 1 प्लस 1/, ठीक है, ये क्या था, 1/, क्या था, 1/3 था। ये क्या आ जाएगा, 1/3 फाई 2 आ जाएगा। अच्छा रुको, 1/3 इंटू, लेकिन यहाँ पे आइगन वैल्यू, यहाँ पे जो टाइम डेवलपमेंट लेंगे यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये जो टाइम डेवलपमेंट लेंगे हमेशा जो है यहाँ पे एनर्जी ही रहेगा, E2 t/h लाइन प्लस 2 i/3 ई की पावर माइनस आयोटा E3 t/h लाइन साइन 3। तो ये होता है हम लोग का पोस्टुलेट 5, इसका टाइम डेवलपमेंट। अच्छा, ये जो है एक्स का फंक्शन ही है, ये एक्स और टी का फंक्शन हो गया, अब एक्स और टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, समय के साथ जो है इसकी प्रायिकता जो है वो बदलती जाती है। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और फिजिक्स से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।